गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और बात करते हैं 11 मई की न्यूज। ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा प्लेटफॉर्म है इस पर कई सारे नोटिफिकेशन हैं, जीएस के कुछ, जीएस क्या पूरे पूरे ओल्ड पेपर सॉल्व हैं। ठीक है। बाकी जो करंट अफेयर 1 जनवरी से कंटिन्यू है। तो जो भी विद्यार्थी फर्स्ट टाइम जुड़ते हैं एक बार जरूर विजिट करिए, देखिए क्या क्या मिल, जैसे कल की डेट में कुछ मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स थे, वो हमने उसमें एक रहता है पोस्ट वाला जो है पॉइंट रहता है, आप जब जाएंगे तो उसमें आता है कि जो है रील वाला है या उसमें लाइव वाला है, वीडियो वाला है, तो उसी में लिस्ट में जाएंगे तो पोस्ट मिलेगा लास्ट में। उस पोस्ट पे जाइए, बहुत सारी आपको करंट अफेयर, जीएस से जुड़ी इंफॉर्मेशन, ऑपरेशन सिंदूर, सब कुछ, जैसे कुछ न्यूज वगैरह आती मैं उसी पर पोस्ट कर देता हूँ ना, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। जैसे कुछ लगा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आ गई तो मैंने उस पर पोस्ट कर दिया ना। और उसके बाद फिर वो जब मॉर्निंग में तो क्लास करंट अफेयर आज थोड़ा सा क्लास हुआ है डिले, बट क्लास रूटीन में ही है। बात करते हैं 11 से 12 मई 2025 की बात ना। हाल ही में भारत सरकार ने स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऋण गारंटी को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि 2025 जो 26 का हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा एक्टिव, उसमें इस लिमिट को बढ़ा दिया जाएगा। बजट में ऐसा अनाउंसमेंट हुआ था। तो इसमें राइट आंसर 20 करोड़ रुपए है, यानी 10 करोड़ से बढ़ा के जस्ट डबल कर दिया है। आइए कुछ इसकी व्याख्या समझते हैं कि क्या कहना चाहता है ये, और कुछ इसमें दो तीन और पॉइंट मिल जाएंगे आपको। भारत सरकार ने स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत 2022 में की थी। इसका उद्देश्य स्टार्टअप के लिए अधिक से अधिक फंडिंग की सुविधा प्रदान करना। ये व्यवस्था वित्त मंत्रालय के तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट लिमिटेड के द्वारा की जाती है, जिसकी स्थापना मार्च 2014 में की गई। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो क्रेडिट नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट लिमिटेड है, ये किस मंत्रालय के तहत काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक। इसकी फाउंडेशन कब की गई, तो ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम की शुरुआत 16 जनवरी 2016। और 16 जनवरी मनाते भी क्या है, स्टार्टअप दिवस मनाते हैं ना। देखा होगा आजकल बहुत सारे लोग, जो भाई सरकार भी चाहती है कि इतनी सारी तो सरकारी नौकरियां नहीं है, ये बात सब लोग जानते हैं। भाई जिस प्रकार से अपने देश में युवा है, अब युवा की आबादी देखेंगे तो कम से कम 140 करोड़ में आधा तो युवा ही भरा है। और सबको नौकरी चाहिए ये पॉसिबल नहीं है। वो तो अच्छा है कि प्राइवेट का फील्ड है तो लोग किसी प्रकार से अपनी रोजी रोटी को चला रहे हैं। अब जिसके अंदर बहुत टैलेंट है, पढ़ने में बहुत शार्प माइंडेड है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कुछ कोई भी एग्जाम कभी भी क्वालिफाई कर दे। या भाई बहुत मेहनत किया है तो अगर जरा सा भी उसने दाएं बाएं कर दिया और किसी प्रकार से हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम करके पहुंच गया, तो उसके लिए तो जॉब पाना बड़ा पैनिक, जब तक सीरियस नहीं होता है। मुश्किल देखिए कुछ नहीं है, टफ कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप परिश्रम अच्छे से कर पाओ और आपको वो चीज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। तो सरकार भी क्या कर रही, बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, स्टार्टअप हैं, उनको बढ़ावा दे रही ना। ये फायदा है। देखा होगा बहुत सारे यूनिकॉर्न बन रहे हैं ना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में चर्चा में रही जन सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी। और इसमें कुछ ऐसे ही ऑप्शन दिए जाएंगे। 9 मई 2015 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना है, जिसे प्रधानमंत्री ने 9 मई, यहां सही कर लेंगे, 9 मई 2015 को कोलकाता से शुरू किया था। और अभी इसने अपनी शुरुआत के 10 वर्ष पूरे किए हैं। तो 10 वर्ष इसलिए पूरे हो रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी को खुद ही 11 12 साल होने वाले हैं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब 2014 में पीएम बने, 14 24 10 साल वैसे पूरे हो गए, तो 11वां साल तो उनका वैसे भी चल रहा है। अब तो मई के लास्ट में 11 क्या 12 पूरे हो जाएंगे। भाई मई में ही हमारे यहाँ पीएम चेंज होता है, तो अभी वो तीसरी बार पीएम बन गए, तो फिर रहेंगे पीएम 4 साल अभी और। इसके अलावा इसके अंतर्गत 3 बीमा योजनाएं शामिल हैं, जो भी आपने पॉइंट पढ़ा। जैसे कौन कौन सी हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। आप सभी लोग किसी भी सरकारी बैंक जाइए, सारे सरकारी बैंक को जरा सा हिंट करिए, ये तीनों स्कीम आपके लिए कर देंगे। तीनों में एज ग्रुप है, टर्म एंड कंडीशन है। अब वो बैंक वाले आपको बता देंगे कि कौन सी स्कीम में आपको जाना है। पेंशन वाले में तो पेंशन ही मिलेगी 60 साल के बाद ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में वर्ल्ड टूरिस्ट संगठन द्वारा मेडल ऑफ ऑनर, टूरिस्ट नहीं होगा सर, यहाँ ज्यूरिस्ट हो जाएगा ना, इसको सही कर लीजिए।
ज्यूरिस्ट, ठीक है, वर्ल्ड ज्यूरिस्ट संगठन द्वारा, ज्यूरिस्ट हो जाएगा ना, वर्ल्ड ज्यूरिस्ट संगठन द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील कौन है? वकील है, लीगल फील्ड है, तो इसमें टूरिस्ट का क्या मतलब है? गलत ही टाइप मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है, ये सब चीजें पकड़ में आनी चाहिए, तो वर्ल्ड ज्यूरिस्ट हो जाएगा ना, ज्यूरी वगैरह ना। तो इसका आंसर है भुवन रिभु, ध्यान रखेंगे। और ये दिल्ली के ही है, भारत के ही है, जब लिखा है साफ साफ, तो नई दिल्ली के हैं। हालांकि पूछता तो नहीं नई दिल्ली के कहाँ के हैं। ये सम्मान उन्हें डोमिनिकन गणराज्य में वर्ल्ड लॉ कांग्रेस के दौरान दिया गया ना। ये जो बार बार कांग्रेस का वर्ड आता है, आप समझते हैं, कांग्रेस हमारे यहाँ पार्टी भी है, और कांग्रेस एक्चुअली में क्या है? अमेरिकन पार्लियामेंट का ये नाम है ना। अब इसके अलावा क्या है यहाँ पर पॉइंट? वर्ल्ड जूरिस्ट संगठन, वर्ल्ड जूरिस्ट संगठन की स्थापना 1963 में हुई, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की कैपिटल है। ये विश्व का सबसे पुराना और सबसे प्रभावशाली जूरिस्ट संगठन है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन, सबमरीन मतलब पनडुब्बी, सालो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है ना, ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है आईएनएस अर्नाला ना। आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवी शिप, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। बाकी तो कलावरी, ठीक है, कलवरी, इम्फाल, तमाल ना। अब देखा होगा डिफेंस में और भी ज्यादा इंडिया ध्यान देगा। आज डिफेंस सिस्टम मजबूत नहीं होता, सोचो पाकिस्तान का जो प्रयास था वो असफल फिर नहीं होता, सफल हो जाता। लेकिन अगर आज वो पाकिस्तान वाले असफल हो गए, इसका मतलब डिफेंस सिस्टम में ज्यादा निवेश करने की नीड है। और सुरक्षा जरूरी भी है, आजकल आप देख रहे हैं शहरों में भी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी मतलब आस पड़ोस का माहौल पता नहीं कैसा है, कौन आपके लिए समस्या खड़ी कर दे। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं कहां से पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को एक इंसिडेंस फैला दिया। आखिर वो आतंकवादी आसमान से तो टपके नहीं, किसी दूसरे मुल्क से आए नहीं, तो वो कहां से पैदा होके आ गए? जंगल में सीधे पैदा हो गए, शेर चूहों से? हैं तो मानव ही ना, लेकिन उनकी बुद्धि का जो ब्रेन वाश, जो मसूबा मतलब बना रहे मुस्लिम लोग, उनके मुस्लिम धर्म गुरु कि तुम यहां जी के क्या करोगे, अल्लाह के पास जाओ, वहां तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, वही सब समझा के जो है दिमाग उनका घुमा फिरा के इंशाअल्लाह, और पता नहीं क्या क्या बोल बोल के उनको सब भ्रमित करते हैं उन युवाओं को। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, फिर वही बड़े होते हैं, 15-15, 16-16 साल के हैं, सबके हाथों में हथियार थमा दे रहे हो। अच्छा, गरीब परिवार के बच्चे हैं तो माता पिता को थोड़ा पैसा मिल जाता है, सोचते चलो भाई यही सही है। अभी कोई पढ़ा लिखा समाज का व्यक्ति होगा तो अपने बच्चों को इन सब मामलों में भेजेगा, वो कहेगा किसी को मार के आओ, कभी नहीं कहेगा। लेकिन ये लोग सब ऐसा काम करते हैं ना। तो आजकल डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए, भारत का मजबूत है, यही वजह है कि पाकिस्तान का नुकसान ज्यादा हुआ, हमारा नुकसान कम हुआ। वैसे भी लड़ाई वड़ाई होना ठीक बात तो नहीं होती, फिर भी क्या कर सकते। ये छोटी नौसेना, ये एक छोटी नौसेना की युद्धपोत होती है, जो लिखा है आईएनएस अर्नाला। ये खासकर कम गहरे पानी में काम करने के लिए बनी रहती है, ज्यादा गहरे पानी में नहीं है ना। जैसे भारत के तट के पास का क्षेत्र है, इसका मुख्य कार्य क्या है? दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढना, पहचानना और उसको नष्ट करना। जैसे मान लो पनडुब्बी आ जा रही, तो पनडुब्बी तो अंदर ही रहती है ना, पानी के अंदर ही रहती, तो उसको ही पहचानने काम करेगी, उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करने काम करेगी। जैसा अभी आप लोगों ने देख ही लिया। अरे भाई, कम से कम हर देश से हम लोग एक्सरसाइज करते थे, इस बार हम लोगों ने पाकिस्तान से रियल एक्सरसाइज कर ली। अपनी भी औकात का आइडिया चल गया, उनकी भी औकात का आइडिया चल गया, भविष्य में वो भी ध्यान रखेंगे कि ये भारत से कैसे निपटा जाए। तो कम से कम सैनिकों का भी थोड़ा रिहर्सल हो गया ना, डिफेंस सिस्टम भी चेक हो गया अपना, ये सब काम हो गए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है खैर ये। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? जो माइग्रेशन, जो पक्षी यहाँ वहां से उड़ के आते हैं, कभी कभी देखा होगा दूर दूर देशों से पक्षी आ जाते हैं ना, और वो हर मौसम में उनका रहता है। तो ये 10 मई को, ठीक है, विश्व प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर का दूसरा शनिवार, ठीक है। तो इस बार 10 मई को और अक्टूबर में 11 अक्टूबर को मनाया जाएगा, मतलब सेकेंड सैटरडे ही मनाते हैं ना, ये ध्यान रखेंगे ना, ठीक। चलिए अगला हमारा क्या है पॉइंट। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किसके साथ मिलकर यूपी एग्रीस और एआई प्रज्ञा पहल एआई प्रज्ञा पहल शुरू की? एआई तो सब लोग जानते ही हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। वो अभी जो आप देख रहे हैं कि रील वगैरह में
कि देखा होगा मोदी जी जूस बेच रहे हैं, कहीं अमेरिकन प्रेसिडेंट जूस बेच रहे हैं, कहीं किसी को बना दे रहे हैं, लमसम हूबहू लमसम 99% तो सेम ही बना देते, लगेगा कि यार वही शख्स ये बंदा बैठा है। ये आपस में लड़वा दे रहे हैं मोदी जी और शहबाज शहबाज शरीफ मार कर रहे हैं, ट्रम्प बीच में हंस रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, या ट्रम्प के राष्ट्रपति और यूक्रेन का हो रहा है, ये सब एआई का ही खेल है। देखिए भविष्य में और क्या क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है विश्व बैंक। विश्व बैंक के जो चेयरमैन है इनका नाम है अजय बंगा। अभी देखा होगा ये 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में ही थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ ना। बाकी विश्व व्यापार संगठन, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट, इनका हम कमेंट में चाहते हैं कि आप कमेंट करिएगा कि इन तीनों के चेयरमैन कौन है। हमने वर्ल्ड बैंक का बता दिया अजय बंगा, ठीक है, यूपीए ग्रीस। और इसका उद्देश्य क्या होगा, कृषि में क्रांति लाना और पूरे राज्य में डिजिटल कौशल विकास को बढ़ावा देना ना। इसके बाद का अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला है, हाल ही में भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं के लिए किसे मंजूरी प्रदान की है। तो इसका राइट आंसर स्टारलिंक है। देखा होगा अमेरिका की, ये हमारे यहाँ भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगी। वैसे तो भी जियो है, एयरटेल है और बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंटरनेट सुविधा देती हैं, लेकिन भविष्य में आप इसके साथ भी तैयार रहिए इंटरनेट सेवाओं का आनंद लेने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा किसने लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम, ठीक है। इसके अंतर्गत भारतीय पर्यटकों और निवेशकों को वियतनाम में लंबे समय तक रहने और निवेश करने का अवसर मिलेगा ना। एक ये बात हो गई। इसके अलावा क्या पॉइंट है, अभी इसी तरह से भारतीयों के लिए संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने भी गोल्डन वीजा लॉन्च किया था। गोल्डन वीजा होता क्या है, इस वीजा के अंतर्गत विदेशी नागरिकों को पूंजी निवेश के बदले किसी देश में निवास प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है। ये ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या है, अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है, नालसा बोलते हैं, नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया है ना, ठीक है। नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया है। और इसके ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ऑप्शन है न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। तो राइट आंसर न्यायमूर्ति सूर्यकांत है। और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना तो अभी सीजीआई है, लेकिन ये 2-3 दिन के लिए 15 मई कार्यक्रम का समाप्त हो जाएगा। और अगले सीजीआई कौन मिलेंगे आपको, न्यायमूर्ति बी आर गवई 52 नंबर के ना, चलिए ध्यान रखना। और न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ये एनजीटी में शामिल है, ये एनजीटी के अध्यक्ष है। तो अगला इसमें थोड़ी व्याख्या देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट की जज सूर्यकांत को, ये तो बात हो गई। न्यायमूर्ति सूर्यकांत पूरे भारत में सभी नागरिकों, विशेषकर समाज के हाशिए पर पड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को सुलभ एवं मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए नालसा मिशन का नेतृत्व करेंगे। यही इसका उद्देश्य होता है ना। ये रहा आपका 11-12 मई का करंट अफेयर। 11 करंट अफेयर जो 12 मई को मिलना चाहिए आपको मॉर्निंग में, थोड़ा आज हो गया डिले, तो कल मैं कुछ पेपर वगैरह सेट कर रहा था, बताया तो कि बीच में भी फिर 3 दिन गैप हो जाएगा क्योंकि मुझे बाहर जाना है किसी काम से। अब मैं अकेले पढ़ाता हूँ, मुझे जाना है, तो फिर पूरा सिस्टम क्या होता है, एक प्रकार से शट डाउन हो जाता है। तो चलिए पढ़ते रहिए, आप सभी लोग जुड़ते रहिए, अपनी थोड़ी सी प्राथमिकता दीजिए। जो हमारे विद्यार्थी हैं हम उनसे यही कहेंगे कि आप लोग पढ़ो, थोड़ा सपोर्ट करो सर का, बच्चे और ज्यादा बढ़ेंगे, जुड़ेंगे। जिससे लाइव क्लास में बच्चे 12-15 रहते हैं और संख्या बढ़ेगी तो और इंटरेस्ट ज्यादा बनेगा आप सबका। जितना डिस्कशन होगा उतना ही मजबूत होते जाओगे। तो पढ़ाई में कोई ढिलाई मत बरतो, जब लगे हुए हो तो अच्छे से लग लो। हो सकता है 1-2 साल के बाद आपको पढ़ना ही ना पड़े, कहीं जॉब करनी पड़ जाए। तो मेहनत कर लो अच्छे से और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच आप।